Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So very good evening to all of you. This is Imanshu and previous lecture we discussed the very important topic of this chapter Ohm's law. तो बच्चों सबसे पहले आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने टाइम तक मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ थोड़ा बिजी स्केड्यूल था। सो आशा करता हूँ आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तो चलो कोई नहीं, अब हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हमने देखा था रेजिस्टिविटी, से पहले देखा था रेजिस्टेंस और उसके बाद पढ़ा था रजिस्टर। इतनी बातें शायद आपको क्लियर होंगी, लेकिन सबसे पहले थोड़ा आपको मैं रिकॉल करा दूँ। ओम्स लॉ मैंने बताया था आपको V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, सो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, क्या है रेजिस्टेंस? प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, जो रेजिस्टेंस है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसको मैंने दर्शाया था कुछ ऐसे चित्र से, ऐसे जू 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 जू। ठीक है, क्या कर रही है? सपोज ये हमारा कंडक्टर होता है ना। सपोज अगर हम वायर की फॉर्म में ले रहे हैं, अगर इस ये क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो बीच में हमने सिंपल सा सिग्नेचर दे दिया, सिंपल सा साइन दे दिया। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। आर से रिप्रेजेंट करते हैं ओम, इसका क्या होता है? यूनिट होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बताया था मैंने आपको रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों? ये भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये भी क्या करती है? अपोज करती है। कितना अपोज करती है ये बताती है। ये क्या होता है? ये रेजिस्टेंस ही होता है। पर ये क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब स्पेसिफिक सर कैसे स्पेसिफिक? स्पेसिफिक का मतलब है बच्चों, इससे पहले आपको मेरे को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कैसे रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस बच्चों किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उतना वो कम होगा। आई बस समझ में? सपोज ये हमारे पास एक पाइप है, इसकी थिकनेस आर है, ये दूसरा पाइप है, इसकी जो थिकनेस है वो इससे दुगनी है। तो इससे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगी, इससे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगी, इससे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा अपोज कौन कर पा रहा है? ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास नहीं होने दे रहा, कम पास होने दे रहा है ना, तो ये इसका रेजिस्टेंस इससे हायर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। अगर कंबाइन कर दूँ तो बनता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल डिवाइडेड बाई ए। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो बच्चों यहाँ पर आ जाता है एक कांस्टेंट। ठीक है, उस कांस्टेंट को कहते हैं रो। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ये जो रो है यही है बेटा रेजिस्टिविटी। क्या बोला? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टिविटी कुछ नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको फॉर्मूले से समझाता हूँ आपको। इस रो को ऐसे ही रहना दो, ए को उधर ले जाओ, एल को उधर ले आओ। सो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आर मल्टीप्लाइड बाई ए बाई एल। सो क्या बोला? आर इज इक्वल टू, सॉरी, रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए बाई एल। इसका मतलब ये होगा जो रेजिस्टेंस है वो किसी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए कितना होगा। ठीक है, कोई कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन में, वही क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो पिछले लेक्चर में जाओ और रेजिस्टिविटी को देखो। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको बताया था रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट क्या होता है? जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, उनमें क्या लगे होते हैं?
रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर। अब ये रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का काम होता है बच्चों कितनी इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है। आई बस समझ में? हमारे पास जो सोर्स होगा तो सोर्स तो 220 दे रहा होगा या फिर कुछ और वोल्टेज दे रहा होगा, तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करना है किसी सर्किट में, कितनी हम पास करें। तो हो सकता है वो जो करंट हम भेज रहे हो ज़्यादा हो या फिर वो कम हो, तो उन्हें क्या करना है? वैरी करना है, ठीक है। जबकि पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसी युक्ति जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करती है किसी सर्किट में, क्या कहलाती है? रजिस्टर कहलाती है। ये हुआ रजिस्टर बच्चों हमारा, इसमें साइन किया जाता है रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट का काम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं आर एच से, और ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है बच्चों रियोस्टेट। रियोस्टेट को क्या करेंगे? रियोस्टेट क्या करता है? रेजिस्टेंस। ये बच्चों समझ में आ रहा है तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं? ये करंट थ्रू कंडक्टर रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। तो इसके हमने आज कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, रजिस्टर के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ने हमने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको हेल्प होगी बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले उन्हें भी करने से पहले आपको रेजिस्टेंस का एक और बात बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा? टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्या होगा? वेरी करता है मतलब मटेरियल का, ठीक है। अब वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। वेरी का मतलब ये नहीं कि हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखो हमने देखा, एक्सपेरिमेंट करके हमने पाया कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, ठीक है। एलॉय की रेजिस्टिविटी, अभी एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। मिश्र धातु, मिश्र धातु कहते हैं ना इससे। होमोजीनियसली अगर हम क्या करें? मिक्सचर करें किन्हीं दो मेटल्स का या दो से ज़्यादा मेटल का, तो हमको क्या मिलता है? एलॉय मिलता है। इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। अब एलॉय, एलॉय के अंदर क्या होंगे? एक से ज़्यादा मेटल होंगे। अगर मैं उनका इंडिविजुअल क्या देखूँ? रेजिस्टिविटी देखूँ, तो वो क्या होती? कम होती है। जबकि जब हम उन्हें कंबाइन करने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल कंस्टेंटन है जैसे, ठीक है। कंस्टेंटन क्या है? एक अलॉय है, किसका? कॉपर और निकिल का, ठीक है। तो अगर कॉपर का आप रेजिस्टिविटी देखो या फिर निकिल की रेजिस्टिविटी देखो, तो वो कंस्टेंटन से कम होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंस्टेंटन से पास कम हो पाती है अपेक्षा कॉपर और निकिल के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी रेजिस्टिविटी हाई है। So alloys have high resistivity and do not oxidize readily at high temperature. High temperature पे क्या नहीं हो पाती है? Oxidize. Oxidize का मतलब burn, ऑक्सीजन से। For this reason they are commonly used in electrical heating device. यही कारण होता है कि क्या करते हैं मैंने? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं बच्चों, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर एट्सेट्रा। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? अपने से गुजरने तो देते हैं पर कम, ये रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु से, किससे बना होता है? टंगस्टन से। और टंगस्टन क्या है? एक एलॉय है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो इतना शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। कितनी करंट इलेक्ट्रिक बल्ब लेगा 220 वोल्ट के सोर्स से? इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट है अभी बताया था ना रेजिस्ट करेगा, वो कितना रेजिस्ट कर रहा है? 1200 ओम, 1200 ओम का उसमें क्या लगा है? रेजिस्टेंस लगा है। तो बताइए इससे कितनी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी? तो बच्चों हमें क्या क्या दे रखा है पेपर में? हमें वी दे रखा है हमको। सबसे पहले वी मतलब पोटेंशियल दे रखा है, जो सोर्स है हमारा 220 वोल्ट, ठीक है। हमें आर दिया रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर है कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है कितना? 1200 ओम। हमको फाइंड करना है बच्चों आई, ठीक है। तो आपको रिलेशन पता है आई वी और आर के बीच में जो मिलता है ओम्स लॉ से, अभी बताया स्टार्टिंग में ही।
तो बच्चों बताया था V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। हमें V पता है, R पता है, I बताना है। तो I को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, I के डिवाइड में जाएंगे, V बाई R। तो हमें V की वैल्यू भी पता है, R की वैल्यू भी पता है। V दिया है मुझे 220 वोल्ट और R दिया है 1200। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। अगर मैं इसे अब क्या करूँ, सॉल्व करूँ, तो देखो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 एंड ये नीचे 60 टाइम जाएगा, 2 6 जा 12, ज़ीरो का ज़ीरो। तो अगर 16 को बच्चों आप डिवाइड करो 11 से, तो आपके पास आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.18 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.18 समथिंग। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आई की यूनिट क्या होगी, एम्पियर में। सो 0.18 एम्पियर इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। अब हमें दे रखा है जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो कितनी करंट लेगा, सोर्स वोल्टेज सोर्स है जो हमारा 220 वोल्ट्स है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। और इस बार रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। तो वेरी इजी, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे आप। आई के लिए इस बार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। दोबारा से वोल्टेज हमारा सेम है, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 ओम रेजिस्टेंस। तो 100 टू टाइम 20 बचा, सो 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रिक हीटर है जो वो 220 वोल्ट सोर्स से कितनी करंट लेगा, जब उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, तो वो कितनी लेगा, 2.2 एम्पियर लेगा। ठीक है, नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना अंतर दिखाई दे रहा है आपको, एक बल्ब कितनी करंट ले रहा है और एक हीटर कितनी करंट ले रहा है। ये 0.18 एम्पियर की करंट ले रहा है और ये 2.2 एम्पियर की करंट ले रहा है। तो इसका मतलब बच्चों तभी तो आप लोग का जो बिल होता है, बिजली का बिल, वो ठंडियों में ज़्यादा आता है। क्यों आता है, क्योंकि तब आप इलेक्ट्रिक हीटर का भी यूज़ करने लग जाते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, और वो क्या लेता है, उससे चलने के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा बच्चों, 60 वोल्ट दे रखा, किसमें, टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट 4 एम्पियर, अगर वो क्या छोड़ता है, 4 एम्पियर की करंट पास करता है, लेता है मतलब उससे। ठीक है, 220 वोल्ट के सोर्स से, 60 वोल्ट के सोर्स से, सॉरी। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो कितनी करंट लेगा अगर हमने क्या कर दिया, सोर्स को बढ़ा दिया, वोल्टेज सोर्स को बढ़ा दिया। तो फर्स्ट टाइम देखो बच्चों, जो वोल्टेज सोर्स था, सॉरी 1 सेकेंड, जो हमारे पास क्या है बच्चों, वोल्टेज सोर्स है। तो फर्स्ट टाइम देखो बच्चों, हमको दिया है V, सपोज मैंने इसको V1 मान लिया, V1 मुझे दिया है 60 वोल्ट। इस बार करंट भेज रहा है ये कितनी, 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखो बच्चों जो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इजिकल टू आई आर होता है, तो R इजिकल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई। V बाई आई, V हमारे पास 60 है, डिवाइड बाई 4, 4 वन जा 4, 15 ओम का इस बार रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस तो बच्चों हर बार सेम रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हमको क्या दे रखा है, 220 वोल्ट हमको पोटेंशियल दे रखा है, हमको आई बताना है। तो V हमारे पास नेक्स्ट टाइम भी सेम रहेगा, अलग हो गया, V इज इक्वल टू आई बाई, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखो बच्चों V इज इक्वल टू आई आर, तो आई की जगह हमारे पास कितना, आई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो V बच्चों हमारे पास क्या हो गया, इस बार दुगना हो गया, 120 हो गया।
आर तो हमारा सेम रहेगा, आर भी हमने कितना निकाला था, 15 ओम निकाला था, तो हमारे पास इस आई की वैल्यू भी निकल जाएगी। इसको I2 भी लिख सकते हो, I1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 15 टाइम कितने बार जाएगा, तो 15 8 टाइम जाएगा, ठीक है बच्चों। तो करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 एम्पियर हो जाएगी। क्या बोला, करंट इज 8 एम्पियर, वन पोटेंशियल 120 वोल्ट, ठीक है। 60 से अगर 120 कर दिया तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट है, तो करंट भी दुगनी हो जाएगी। पहले 4 देखो, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 120, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 एम्पियर, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक भी चल सकती है इसमें, ठीक है बच्चों। शायद ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कोई मेटल वायर है, उसका रेजिस्टेंस, कोई मेटल वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 26 ओम है। कब, जब टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 मिलीमीटर, अगर उसका डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, ठीक है। तो बच्चा आपको क्या बताना है, रेजिस्टिविटी बतानी है। रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो देखो बच्चों, वायर है तो सिंपल सी बात है, वो वायर क्या होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेंथ भी दे रखी है और डायमीटर देखिए, डायरेक्ट डायमीटर ये होता है। आई बस समझ में, चलो ठीक है, इसको कैसा करेंगे देखो। तो रेजिस्टिविटी के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। आर की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एरिया क्रॉस सेक्शन का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बोला बच्चों, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें तो डी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी दे रखा है। और डी कितना दे रखा है, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर दे रखा हमको 0.3 मिलीमीटर। पर बच्चों आपको बताया ना, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर में होती है। तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए हमको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, क्योंकि मिलीमीटर में, ठीक है। आई बात समझ में। अब जब आप इसे मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 3 ज़ीरो इधर जाएंगे मीटर में आने के लिए, तो 3 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा बच्चों। क्या बोला, 300 मीटर हो जाएगा बच्चों, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो जब हम राइट साइड देखो, 0.3 मिलीमीटर है ना बच्चों, तो इसको हमको क्या बनाना, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जो भी पॉइंट होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड एक डिजिट करने के लिए मुझे इस पॉइंट को क्या लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ, यानी कि मैं क्या चला, राइट चला, तो राइट के लिए मुझे -1 भी लिखना पड़ेगा। तो 10⁻³ ना लिखते हुए 10 मैं क्या लिखूँगा, 4, बिकॉज -1 -3 -1 -4 हो जाएगा। ये बात समझ में, ठीक है। आई होप इतना समझ में आएगा, नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, वी आर गिवन द रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर 26 ओम, इतना क्लियर है। डायमीटर 0.3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा बच्चों, कैसे हो जाएगा बताया था अभी। एंड द लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, ये तो मीटर में दिया है पहले से, ठीक है। देयर फोर, तो जो अभी क्वेश्चन बताइए आपको, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर, ये देखो आर ए बाई एल। तो देखो बच्चों, ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसे 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने d/2 कर रखा है, तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। द सब्सटीट्यूशन ऑफ दिस वैल्यू, तो आपका आंसर इतना आएगा, कितना, इतना आंसर आएगा। कैसे आएगा बच्चों, सिंपल से क्या करना है, आर की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू बता दी आपको, क्या करना है, पाई
ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, d/2 करके उसका स्क्वायर कर लोगे, टू टू ज़ा 4 हो जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे 4 आया। आई बात समझ में? ठीक है, तो वी सी दैट दिस इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी आई है, अगर आपको टेबल लिखाई थी ना परसों, रेजिस्टिविटी चार्ट बताया था, तो रेजिस्टिविटी चार्ट में आप देखोगे तो इतनी रेजिस्टिविटी किसकी निकल रही है, मैग्नीज की निकल रही है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईजी है। 6 एम्पियर वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल, सॉरी ये एग्जांपल नंबर 12.6 है। अ वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए है, हैज़ द रेजिस्टेंस 4 ओम, उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, अगर लेंथ को आधा कर दिया जाए और क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो देखो, फॉर द फर्स्ट वायर R1, हमने रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर के लिए क्या लिख लिया, R1 लिख दिया। R1 रो, R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, रो L/A हो जाएगा। एक सेकेंड, उन्होंने क्या कर दिया है, चलो देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ बच्चों आपको। हमारे पास जो सपोज वायर नंबर 1 है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक सेकेंड, हाँ तो बच्चों हम लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, तो R इज इक्वल टू रो L/A होता है, जहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, L/A। तो हमें प्रश्न में ये पूछ रहा है, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ द रेजिस्टेंस 4 ओम। तो देखो, रो L/A क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, जब क्या है, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितना है, A है। तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरी वायर का रेजिस्टेंस हमको बताना है, इसी मटेरियल से बनी हो, सेम मटेरियल से बनी हो। अगर सेम मटेरियल से बनी होगी तो बच्चों जो रो की वैल्यू होगी वो सेम होगी, मतलब रेजिस्टिविटी तो सेम होगी ना, जिस भी मटेरियल का हो, मैग्नीज का है, किसी भी चीज़ का है, ठीक है, रेजिस्टिविटी तो सेम होगी। ठीक है, हमको बताना है अगर उसकी लेंथ क्या है, हाफ हो जाए L/2 एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डबल हो जाए, तो हमें बताना उसका नया रेजिस्टेंस। तो देखो, इस बार L की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, तो इस L की जगह मैं क्या रख दूँगा, L/2 यहाँ पे रख दूँगा, और इसी के साथ एरिया भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 टू ज़ 4। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, R इज इक्वल टू रो L/4 है, L/4 बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रो L/4 बन के आ रहा है। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन यानी जो सिंपल, जब 4 ओम है तो वहाँ पर और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, इस 4 का डिफरेंस है 1/4। आई बात समझ में? तो देखो, जब इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1/4 को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस 1/4 को मैं इस साइड भी मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 ओम मेरा रेजिस्टेंस निकल, क्या होगी, जो हमारा नया मटेरियल होगा, मटेरियल कंडक्टर, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बच्चों 1 ओम निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है, इक्वेशन आप मैथ्स पढ़ते हुए आते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, जब सिंपल एल और है, आई इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है, इज इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। जब मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को हाफ कर रहा हूँ और एरिया को डबल कर रहा हूँ, तो R इज इक्वल टू रो L/2 हो जाएगा बच्चों, L/2, और A 2 में चल रहा है हमारा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू ज़ 4, L/4 हो जाएगा। आई बस हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, हम सिमिलराइज करेंगे। तो सिमिलराइज करने के लिए इस 1/4 को मैं साइड में रख लेता हूँ, R L/A सेम आ रहा है जिसकी वैल्यू 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो बच्चों आ जाएगा 1 ओम। ठीक है बच्चे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है और अच्छे से आपको समझाया गया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो, अब आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मैं इससे करा चुका हूँ। रेजिस्टेंस से जितने बन सकते हैं, रेजिस्टिविटी से जितने बन सकते हैं,
करंट से जितने बन सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से जितने बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से जितने बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको इतना जो ये प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। और अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जिन्हें बच्चों आपको करना ही करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं करते तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अकेला ही मेहनत कर रहा हूँ बेमतलब की। इसलिए बच्चों आपको इन प्रश्नों को करना है, और अगर नहीं आते हैं तो क्या करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं हूँ ना, कराऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो बच्चों, आपके लिए होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। से फिर से दे दिया मिलीमीटर में, क्या दे रखा, डायमीटर दे रखा कॉपर वायर का, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में दे रखी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी दे दी और डायमीटर दे दिया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। हमें क्या करना है, लेंथ बतानी है। ठीक है, जब 10 ओम का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर लूँगा, जब इसको डबल कर दो तो कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बताना है, लेंथ बतानी, सॉरी, जब 10 ओम है। ठीक है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो गया, तो डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को तुम डबल कर दो तो फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को करोगे, किससे करोगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल वाले फॉर्मूले से करोगे बच्चों, आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर दे रखा है, उसमें क्या फ्लो रही है, करंट फ्लो रही है, फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की अलग अलग वैल्यू है और करंट अलग अलग फ्लो हो रही है अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किस प्रकार है, जब 0.5 है, जब 0.5 है तो 1.6 की करंट, जब 1 है तो 3.6, 2 है इतनी करंट, इतनी इतनी वोल्टेज, इतनी वोल्टेज पे इतनी करंट, इतनी वोल्टेज पे इतनी, इतनी वोल्टेज पे इतनी। तो आपको क्या करना है, इसको देखोगे। ठीक है, और क्या करोगे, इसके बीच में रिलेशन देखोगे। ठीक है, तो आप देखोगे जो रेशियो है हमेशा रेजिस्टेंस के लिए वो बराबर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ओम्स लॉ को। ठीक है बच्चों, तो ये दो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। किसी सिस्टम ऑफ रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, और इसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, और इसी से प्रश्न बनना है पेपर में, तो अंदाज़ा लग चुका होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रीसीडिंग सेक्शंस, ठीक है, जो जो पुराने सेक्शंस थे उनमें हमने क्या पढ़ा, वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। सब क्या देखा, सिंपल सिंपल थे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स थे उनके बारे में पढ़ा, जिसमें की होती है, वोल्टेज बैटरी होता है, और क्या कहते हैं वोल्ट मीटर लगा होता है, और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने ये देखा कि जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस में और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे निर्भर करती है, अक्रॉस इट्स एंड, उनके एंड्स पर। इन वेरियस इलेक्ट्रिक गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर। बहुत से इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स होते हैं हम उनमें क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, इन वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके। वी नो therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors। तो हम देखेंगे कि रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में ओम्स लॉ की क्या भूमिका होती है। देयर आर टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर। इसके दो मेथड होते हैं रजिस्टर को जोड़ने के। ठीक है, वो मैंने आगे आपको फिगर में बताया। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली आर जॉइन एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है बच्चों, जहाँ से एक रजिस्टर ख़त्म हुआ उसके एंड से दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बच्चों सीरीज। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड जोड़ेंगे रजिस्टर को तो क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। हियर द रजिस्टर आर सेट टू कनेक्टेड इन सीरीज। देखो बच्चों, ये है रजिस्टर्स इन सीरीज।
तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना इस चित्र को। यहाँ पर एक रजिस्टर है R1, ये फिर है R2, ये है R3। इन तीनों को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। किससे? सर्किट से। सर्किट में जहाँ पे बैटरी लगी है, ये प्लस एंड, इसका ये माइनस एंड, यहाँ पे की लगी है, और यहाँ पर हमने एक एमीटर लगाया। एमीटर का काम होता है करंट को मापना। आई बात समझ में? करंट को क्या करेगा? मीज़र करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा रजिस्टर का, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो ये बैटरी है, ये क्या करेगी? यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट करेगी। तो इसके जो एंड में जो पोटेंशियल होगा, यहाँ से यहाँ तक वो वी होगा। इन रजिस्टर के बीच में क्या होगा? वी होगा, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी इतना समझो। अब नेक्स्ट टाइप का जो फिगर 12.7, ये है हमारा 12.7। combination of resistor in which the three resistor are connected together between points x and y। x और y के बीच हमने रजिस्टर जोड़े हैं। हियर द रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इस बार क्या है? ये पैरेलल है, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, पर कैसे? पैरेलल पोजीशन में, ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमारा जो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर आया, कंडक्टर को हमने यूँ डिवाइड कर दिया। अब इनके साथ हमने ये ज्वाइन कर दिए। क्या कर लिए? ज्वाइन, रजिस्टर ज्वाइन कर लिए। क्या काम होता है रजिस्टर का? करंट को रेगुलेट करना, बढ़ाना या घटाना। आई बात समझ में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में? तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक्स वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बच्चों वी है। करंट फ्लो करती है कहाँ से? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से जब करंट जाएगी तो ये बढ़ जाएगी, इस बार पिछले सेक्शन में नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। आई सेम रहेगी, सिर्फ पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक वी है तो यहाँ पे क्या होगा? V1 V2 V3, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में किया गया जो वर्क होता है उसके रूप में, ठीक है। यहाँ पे करंट बढ़ रही है, वहाँ पे वो है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब एक एक करके इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम इनके लिए, ठीक है। क्या निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब है अगर हम रजिस्टर जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसे कहते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक बार हम पहले सीरीज में देखेंगे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन करेंगे पैरेलल में, ठीक है। तो आओ बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प होगी। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर वहाँ घूमते रहोगे, समझ रहे हो, और वहाँ ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, वो मिक्सड वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब पेन पेपर तो हाथ में पहले से ही होगा, लेकिन अब जो आपके मोबाइल का वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत हल्के बात करता हूँ, मेरे पास अभी माइक नहीं है ना, इसलिए। तो चलो बच्चों देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज लगे हुए हैं R1 R2 R3। आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये फिगर है, ठीक है। R1 R2 R3, तीन मैंने रजिस्टर को कंबाइन किया है सीरीज में, ठीक है। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कैसे होता है देखेंगे अभी, जब रिजल्ट आएगा इसका तब देखेंगे, ठीक है। लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंस। तो सपोज मैंने कितने रेजिस्टर लिए? 3 लिए, R1 R2 एंड R3। इनको एंड टू एंड जोड़ दिया, क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन सीरीज में। आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। सर्किट में सीरीज में लगा दिए, बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चों, जो ये रखा है, क्या रखा है? बैटरी लगाई है, वो सोर्स है जो हमारा, ये क्या प्रोवाइड करेगा? इनको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 में जो पोटेंशियल है वो V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है। क्यों है बच्चों? क्योंकि जो V है बच्चों, V तो पूरा है ना, वो तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, तो यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा ना चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है। वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1। R1 अलग हो सकता है, R2 अलग हो सकता है, R3 अलग हो सकता है। इतनी बात समझ में आएगी, आई होप, ठीक है। आई करंट इससे फ्लो कर रही है। तो अब देखो बच्चों, आई तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगी ना, आई तो जितनी जाएगी उतनी आएगी, है ना। हमने क्लोज सर्किट लूप के बारे में पढ़ा था ना, जितनी करंट जाएगी उतनी करंट आएगी, ठीक है। कहीं बढ़ रही है? यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, तो R1 भी उतनी करंट ले रहा है, R2 भी उतनी ले रहा है, R3 भी उतनी ले रहा है। इतनी बात समझने के बाद अब आपको याद होगा ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ स्टेटेड दैट V इज इक्वल टू IR। इतना क्लियर है।
द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम। रेजिस्टेंस जितने भी लगे हैं सब में जो करंट होगी वो सेम होगी। वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। हर रेजिस्टर के बीच में क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो सपोज जो V1 है तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई R1। R1 क्या है, रजिस्टर R1। ठीक है, V2 आई R2 हो जाएगा। आई तो रिमेन सेम है ना पूरे सर्किट के लिए। R2 हो जाएगा V2 आई R2। देख रहे हो बच्चे यहाँ पे V3 आई R3 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना होगा, जितना इस पूरी तार में। ठीक है, कितना V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बच्चों, तो V इज इक्वल टू, अब V1 और V2 और V3 की वैल्यू हम रख देते हैं। तो V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 V2 एंड V3। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये देखो आई यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आई को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, लेकिन बच्चों ऊपर आपको एक और चीज़ बताई थी, V की जो वैल्यू होती है वो IR होती है, तो इस V को मैं क्या रख लेता हूँ, IR रख लेता हूँ। अब देखो बच्चों ये I और I क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बिकॉज ये दोनों के दोनों अगर ये इसको डिवाइड मिल गया हो तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो बच्चों आपको क्या मिला, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये R है जो टोटल R, इसका सम, यही हमारा क्या है बच्चों, R इक्विवेलेंट है, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस। Thus, we conclude that effective resistance of the several resistors joined in series is equal to the sum of their individual resistance। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। आई बात समझ में, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट सॉरी अगर हमको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को क्या करना है, कम करना है, मतलब रेजिस्टिविटी को बढ़ाना है, तो जो भी हम रजिस्टर यूज़ करेंगे उनको कैसे कंबाइन करेंगे बच्चों, सीरीज में कंबाइन करेंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर मैं आपको n नंबर ऑफ सर्किट रजिस्टर दे दूँ तो आप सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रजिस्टर सेम है, जैसे ये भी सपोज 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का है, कितने बार लग रहा है, 3 ओम, 3 नंबर ऑफ आर, एन ऑफ आर जितने टाइम, तो यहाँ पे कितने बार लगा था, 3 बार, तो 3 इंटू आर, कितने ओम का, 2, 3 टू द 6 ओम। ठीक है, तो 6 ओम इक्विवेलेंट निकल जाएगा जब 2 ओम्स के क्या है, रजिस्टर है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैंने 2 लिया है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सम कर दोगे सबका। आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अब हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट टाइप वाला, ठीक है, तो रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अगर रजिस्टर को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है तो क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। अभी कैसे मिलता है देखते हैं बच्चों। लेट अस टेक 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। ठीक है, सपोज मैंने 3 रजिस्टर लिए, R1 R2 R3 के लिए। R1, ये है मेरा R1 R2 R3। ठीक है, इनको मैंने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। यहाँ पे सोर्स है मेरा वोल्टेज V, बैटरी लगाई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होते हो जाएगी, करंट जाएगी। अब देखो बच्चों करंट इस बार सेम नहीं रहेगी इलेक्ट्रिक सर्किट में, बिकॉज वायर अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर जो करंट मुझे मिलेगी वो तो सेम मिलेगी, बट जो यहाँ पे जाएगी वो अलग अलग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, सपोज यहाँ से 10 एम्पियर की गई, ऊपर 2 पहुँची, नीचे 3 पहुँची, बीच में 5 पहुँची, तो ये क्या हो गया, इसका डिवीज़न हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा, बट टोटल तो हमें सेम मिलेगी। यही पर समझ में। ठीक है, तो ईच रजिस्टर के पास क्या होंगी, अलग अलग करंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो चलो बच्चों अब इस आई की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, रजिस्टर R1 में कितनी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो सपोज़ मेरे पास जो करंट थी वो इस वोल्टेज सोर्स से निकली आई, क्या निकली, आई, और ये बढ़ गई इन 3 रजिस्टर्स में,
यहाँ गई I1, यहाँ गई I2, यहाँ गई I3, ठीक है। अब देखो बच्चों, R1 के पास I1 करंट, R2 के पास I2 करंट पास हो रही है इससे, और R3 से I3 करंट पास हो रही है। अब बच्चों मुझे बताना है कि इसमें क्या है, वोल्टेज तो इसमें बेटा सेम रहेगा, क्या बोला, वोल्टेज इसमें सेम रहेगा, जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, अलग अलग वोल्टेज हो रहा था ना, बिकॉज देखो भाई, चाहे वो वोल्टेज इस रास्ते जाए, ठीक है, चाहे हम करंट को इस डायरेक्शन से दौड़ाएं, फिर इस डायरेक्शन से दौड़ाएं, चाहे इस डायरेक्शन से दौड़ाएं, वर्क हमको उतना ही करना पड़ेगा, मतलब जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। आई बस समझ में, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो, अब देखो ईच रजिस्टर में हम करंट की वैल्यू बता दें, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R, कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया, कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आएगा, V क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये बात इसमें ध्यान रखेंगे। और सीरीज में क्या रखोगे, कांस्टेंट, I कांस्टेंट रहेगा वहाँ, ठीक है, और यहाँ पर V। सो I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 V/R2, I3 इज इक्वल टू V/R3, बिल्कुल सिंपल। टोटल करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो इससे, ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की जगह रखोगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब बच्चों आप ये भी जानते हो जो टोटल I होती है, I क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R, कहाँ से, ओम्स लॉ से, ठीक है बच्चों। तो इस V/R को इधर रख लेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो ये लिखा है हमने, इसमें क्या हो जाएगा, V कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा I/R1 प्लस I/R2 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब ये जो V है, V से V कैंसिल हो गया, बिकॉज दोनों के दोनों क्या, ये अगर एक साइड ले जाएंगे उसका तो वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपके पास R इक्विवेलेंट के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यही फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट के लिए पैरेलल में। आई बस समझ में, क्या ये बात क्लियर है आप सबको, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सो बच्चों, thus we conclude that the reciprocal of total effective resistance of the several resistors connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेंगे किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, और वो किसके इक्वल आएगा, इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उनके रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आएगा, जितने भी लगे होंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे फर्स्ट वाले में बताया था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है बच्चों। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो बच्चों, यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, जितनी भी रेजिस्टेंस है उनसे क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों, उनके सम से क्या होगा, कम होगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल में डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है। अब जैसे सपोज आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपके पास दो रेजिस्टेंस दिए सपोज, ठीक है, दो के लिए फॉर्मूला लिखा देता हूँ पहले। तो दो के लिए आपको दिया है सपोज, 1 सेकेंड, ये सपोज आपको दिया है 3 ओम, और ये भी आपको दिया है 3 ओम, इनको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए करने के लिए क्या करना करेंगे आप, 1/R निकालना है हमको, तो 1/2 प्लस, सॉरी 1/3 प्लस 1/3, यानी 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको सीधा सीधा आप क्या कर लोगे, R निकालना है ना हमको, तो इसको भिन्न को क्या कर दोगे, पलट दोगे, पलटने पर क्या हो जाएगा, R1/R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी कि 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 3/6। तो इसका जो आंसर होगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। कैसे किया, इसे याद कर लोगे, ठीक है, जब दो रजिस्टर के लिए, ठीक है, 3 के लिए भी आप बना सकते हो, 4 के लिए भी आप बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमने देखा आज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और इससे पहले मैं आपको कुछ और भी करा दूँ, तो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं पहले बच्चों। जो ये कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज़ और पैरेलल, इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन इन ऑन
इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, अगर एक भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता द सर्किट विल ब्रेक, तो सर्किट क्या होता है, टूट जाता है। टूट जाने का मतलब टूटना नहीं, टूटने का मतलब करंट पास नहीं होगी उससे आगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम कि सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट, एग्जाम्पल टीवी बल्ब फैन विल वर्क, तो कुछ भी काम नहीं करेगा अगर बीच से थोड़ा सा भी क्या हो गया, खराब हो गया, वहाँ पे सर्किट टूट गया तो, ठीक है। सेकंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज, बल्ब और हीटर को सीरीज में नहीं लगा सकते बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि दोनों को क्या ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, अलग अलग करंट, क्योंकि जो हीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है जबकि इसका कम होता है, ठीक है। तो अलग अलग करंट कैसे, अगर हमने सीरीज में लगाया तो जो बल्ब लेगा करंट वही क्या उसी करंट में थोड़ी चल पाएगा, हमारा रजिस्टर चल पाएगा, ठीक है। इसीलिए इनको क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में पॉसिबल नहीं है। हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट। तो जितने भी सर्किट हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पैरेलल होता है, ठीक है। बिकॉज हमें अलग अलग लानी पड़ती हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना, और कमेंट भी करना, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे भी आगे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं जिन्हें जिनके लिए क्या हो ये वीडियोस हेल्पफुल हो। सो थैंक यू गाइस।